निशा कड़ी धूप में सर पर टोकरी लिए खीरे बेचते हुए जा रही थी। खीरे ले लो खीरे, नींबू मसाला लगाए स्वादिष्ट खीरे, खीरे ले लो खीरे। कितने का है खीरा चाट? 10 रुपए का भाई साहब। ठीक है तो 2 बना दो। निशा नमक मसाला और नींबू लगाकर स्वादिष्ट से चाट उसे बनाकर खाने को देती है। वो ग्राहक निशा को 20 रुपए देकर वहाँ से चला जाता है। निशा फिर से सर पर टोकरी उठाए वहाँ से आगे बढ़ती है। वो रोड क्रॉस कर ही रही थी कि तभी एक कार से उसकी टक्कर हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। कार से एक अंग्रेजन लड़की बाहर आती है। ए फिरंगन, देख कर नहीं चल सकती क्या? मेरे सारे खीरे गिरा दिए। अब इन टोकरी में बचे 2 खीरों का मैं क्या ही करूँगी? ओह, आई एम सॉरी, पता नहीं कैसे ब्रेक ही नहीं लगा मुझसे। हैं? ये अंग्रेजन तो हिंदी जानती है, मैं तो इसे कितना कुछ बोले जा रही थी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। निशा टोकरी उठाकर घर की ओर जाने लगती है, लेकिन तभी एंजेलिना उससे कहती है, डोंट वरी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर देती हूँ। रास्ते में दोनों एक दूसरे से खूब बातें करती है। निशा अपनी टोकरी में बचा एक खीरा मसाला बनाकर एंजेलिना को खाने को देती है। वाह, इट्स सो यमी। है मम्मी? अरे मैं भी तुम्हारी उम्र की हूँ। ओह नो, इट्स यमी, मतलब ये तो काफी टेस्टी है, स्वादिष्ट है। हाँ, ये तो मेरे हाथ का कमाल है। ये कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं और उस दिन से दोनों एक दूसरे की सहेली बन जाती हैं। एंजेलिना विदेश से कुछ दिनों के लिए अपने मामा के घर दिल्ली रहने आई थी, जहाँ निशा उसकी अच्छी दोस्त बन गई। मैं कल लंदन वापस जा रही हूँ निशा, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मैं भी तुम्हें बहुत याद करूंगी एंजेलिना, अपना ख्याल रखना। कुछ दिन बाद एंजेलिना वापस विदेश लौट जाती है। उधर निशा के माता पिता भी उसकी शादी मोहित से कर देते हैं। अपने ससुराल आकर निशा एक आदर्श बहू की तरह अपने ससुराल का सारा काम करती है, सबका ख्याल रखती है, लेकिन सारा घर संभालने के बाद भी उसकी सास कुंती देवी निशा को खूब ताने देती थी। अरे ओ करम चली, गरीब कहीं की, तेरे माँ बाप ने तुझे खीरा चाट बनाने के अलावा कुछ और नहीं सिखाया क्या? ये क्या बकवास खाना बनाया है तूने? इस कढ़ी में मिर्च के पकौड़े तो तूने डाले ही नहीं। माँ जी, मैंने आपसे कहा तो था कि हरी मिर्च घर में खत्म हो गई है, इसलिए मुझे प्याज और आलू के पकौड़े ही बनाने पड़े। चुप कर, निकम्मी कहीं की। मुझसे ज्यादा जुबान लड़ाई ना तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगी, समझी? एक तो वैसे भी तेरे गरीब माँ बाप से दहेज में कुछ दिया तो गया नहीं, खाली रूखी सूखी लड़की यहाँ भेज दी। जा, अब यहाँ खड़े खड़े आंसू क्या बहा रही है? जाकर कपड़े धो ले, कुछ देर में मोहित भी आता ही होगा। निशा कपड़े धोने चली जाती है। कुछ देर बाद मोहित लड़खड़ाता हुआ घर आता है और नीचे गिर जाता है। निशा उसे उठाने के लिए आती है तो वो उसे धक्का मारता है। चल हट परे, तो जैसी गरीब मेरे मत्थे पड़ गई। इससे तो अच्छा होता मैं कुंवारा मर जाता। शक्ल देखी अपनी, वो तो किस्मत खराब थी जो तुझसे मेरा ब्याह हो गया। ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने तो मुझसे शादी के लिए हामी भरी थी। अरे वो तो इसलिए क्योंकि इसके पीने की आदत की वजह से कोई इसे अपनी लड़की देने को तैयार नहीं था, इसलिए मजबूरन हमें तुझ भिखारन को बहू बनाकर लाना पड़ा। अच्छा, तो इसलिए आप लोग खुद मेरे बाबा से मेरा हाथ मांगने आए थे। मुझे पहले पता होता कि आप में इतना ऐब है तो मैं आपसे कभी शादी नहीं करती। तूने मुझे ऐब वाला कहा है? तेरी तो। ये कहकर मोहित अपनी बेल्ट निकालता है और निशा की पिटाई करने लगता है। बेचारी निशा अपने पति और सास के अत्याचारों से परेशान हो गई थी। वो घर के सारे काम भी करती थी, लेकिन फिर भी उसे मार खानी पड़ती। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन उनके अत्याचारों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं लेता। गर्मियों के दिन थे। एक रोज निशा की सास कुंती देवी उससे बोलती है, ऐ सुन, जा बाजार जा और मेरे लिए आम लेकर आ, मेरा आज मैंगो शेक पीने का बड़ा मन कर रहा है। लेकिन माँ जी, इस वक्त दिन की दोपहरी में सूरज सर पर चढ़ाया है और बाहर चटाकी की धूप पड़ रही है। हाँ तो तू कौन सा उसमें पिघल कर मर जाएगी? चल जा अब जल्दी। निशा अपनी जिंदगी को कोसती हुई धूप में चली जा रही थी कि तभी अचानक उसका सर घूमने लगता है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। लोगों की भीड़ वहाँ इकट्ठी हो जाती है। तभी एक गाड़ी वहाँ आकर रुकती है। उसमें से एंजेलिना वेस्टर्न कपड़े पहने गाड़ी से बाहर आती है। ओफो, ये सड़क पर इतना जाम क्यों लगा रखा है? एंजेलिना जब देखती है तो वहाँ निशा बेहोश पड़ी होती है। निशा, ओह माय गॉड, इसे क्या हो गया? एंजेलिना गाड़ी से पानी की बोतल लाकर उस पर पानी के छींटे मारती है। निशा को होश आ जाता है। एंजेलिना, तुम यहाँ? लो, तुम पहले पानी पियो, अब बताओ तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं इंडिया किसी काम के सिलसिले में आई थी,
मैं तेरे घर भी गई लेकिन पता चला तेरी शादी हो गई है। वहीं से तेरा पता लेकर मैं तुझसे मिलने तेरे ससुराल ही आ रही थी। चला गाड़ी में बैठ, मैं तुझे तेरे घर ड्रॉप कर देती हूँ। एंजेलिना निशा को अपनी कार में बिठाकर उसके ससुराल पहुँच जाती है। एंजेलिना को देख कुंती देवी कहती है, अरे नाज बेटी, तू खाली हाथ ही लौट आई। आम कहाँ है और ये छोटे छोटे कपड़े वाली लड़की कौन है? माँ जी, ये मेरी सहेली है, विदेश में रहती है, इंडिया आई थी तो मुझसे मिलने आ गई। नमस्ते आंटी जी। तुझ गरीब की सहेली ये अंग्रेजन और विदेश में रहती है तो अमीर भी होगी, फिर भी खाली हाथ ही अपनी सहेली के घर आ गई। तेरी तरह ये भी कंगली है क्या? माँ जी अब बस भी कीजिए, आप मुझे जो मर्जी कह लो लेकिन मेरी दोस्त को तो कुछ मत कहो। अच्छा, अब तू मुझे बताएगी बात करना। एक तो मेरे आम नहीं लाई, ऊपर से मुझे आंख दिखाती है, हैं? ये कहकर कुंती देवी उसकी पिटाई करने लगती है। एंजेलिना उसे बचाती है। फिर कुंती अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद निशा रोते हुए उसे सारी बात बताती है कि किस तरह उसकी सास और उसका पति उस पर अत्याचार करते हैं। तो फिर तुम क्यों उनके इतने अत्याचार सह रही हो? उनको पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देती? नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। तभी मोहित दारू के नशे में झूमता हुआ वहाँ आता है और अपने सामने गोरी अंग्रेज लड़की को छोटे कपड़ों में देख उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। गोरी छमिया, क्या मस्त पटाखा लग रही है तू। मेरे साथ क्लब चलेगी क्या? मस्त एंजॉय करेंगे दोनों। एंजेलिना उसी समय पुलिस को फोन करती है, फिर उन्हें सब कुछ बता देती है, जिसके बाद पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। आपने जो मेरी सहेली के साथ अन्याय किया है ना, उसकी सजा तो आपको मिलकर ही रहेगी। नहीं निशा बहू, हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। अब से हम तुझे कभी परेशान नहीं करेंगे। हाँ निशा, अब मैं शराब भी छोड़ दूंगा और तुम्हें हर खुशी दूंगा। हाँ। उनका पछतावा देख निशा उन दोनों को माफ कर देती है। फिर एंजेलिना भी मोहित को माफ कर देती है। इसके बाद मोहित और कुंती देवी कभी निशा को परेशान नहीं करते और उसे बहुत खुश रखते हैं। एंजेलिना भी खुशी खुशी अपनी सहेली से विदा लेकर विदेश लौट जाती है और फोन पर अक्सर उनका हाल चाल पूछती रहती है। अब निशा अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। 13 साल की हमउम्र 3 सहेलियां निधि अपनी सहेली प्रीति और सोनम के साथ एक पार्क में खेल रही थी। तभी निधि झूले से गिर जाती है और उसके माथे पर थोड़ी सी चोट आ जाती है। आह आह, अरे तू ठीक तो है ना पागल? आराम से झूलती तो चोट नहीं लगती। अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगी। तुम दोनों सहेलियां मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। थैंक गॉड कि मुझे इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स मिली। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, अब मुझे बहुत भूख लग रही है सोनम। तेरी मम्मी आलू के पराठे बड़े ही अच्छे बनाती है। हमें अपने घर ले चल और आंटी के हाथ के पराठे खिला दे। हाँ हाँ तो चलो ना, मैंने कब मना किया है। वो दोनों उनके घर आती हैं, जहाँ सोनम की माँ उन्हें बहुत प्यार करती है और गरम गरम आलू के पराठे अपने हाथों से बनाकर उन्हें खिलाती है। तभी निधि की माँ शालिनी उनके घर आती है, जो कि बहुत ही अमीर और घमंडी होती है। वो निधि से कहती है, निधि बेटा, तुम इन गरीबों के घर क्या कर रही हो? ये लोग गरीब हैं, कितनी गंदगी में रहते हैं। कहीं तुम्हें अजीब खाना बनाकर खिला दिया तो फिर तो तुम बीमार हो जाओगी। ये सब चाहते ही यही है कि अमीरों के बच्चे बीमार पड़े रहें। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आंटी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। इनके हाथों के आलू के पराठे खाओगी तो अपनी उंगलियां चाटते ही रह जाओगी। आप भी खाकर देखो। मुझे इन गरीबों का खाना नहीं खाना और नहीं तुम्हें खाना चाहिए। और तुम प्रीति बेटा, अगर तुम्हारी मम्मा को पता चला तो तुम्हें पता है ना वो तुम्हें कितना डांटेगी। अब चलो तुम दोनों यहाँ से। ओहो, अब तो हमें जाना पड़ेगा। बाय आंटी, बाय सोनम। इसके बाद दोनों बच्चियां शालिनी के साथ अपने अपने घर चली जाती हैं। दरअसल सोनम बहुत ही गरीब घर से थी, लेकिन उसके माता पिता खूब मेहनत करके उसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, जहां उसकी दोस्ती निधि और प्रीति से हो जाती है। वो तीनों बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ तीनों का खेलना कूदना भी एक साथ होता था। ऐसे ही समय गुजर जाता है और तीनों ही लड़कियां अपनी 12वीं पूरी कर लेती हैं। सोनम, हम बहुत दिनों से तुमसे एक बात करना चाहते हैं। हाँ तो कहो ना। बात यह है सोनम कि हम दोनों के मम्मी पापा हमें फर्दर स्टडीज के लिए फॉरेन कंट्री भेजना चाहते हैं और इसी बात से हम दोनों बहुत परेशान हैं, क्योंकि हम तुझसे दूर नहीं होना चाहते। काश कि तू भी हमारे साथ आ सकती। तुम तो जानती हो ना, मेरे मम्मी पापा ने कितनी मुश्किल से मुझे प्राइवेट स्कूल से 12वीं कराई है। अब आगे की पढ़ाई कराना उनके लिए मैटर नहीं करता और मेरे मम्मी पापा ने अच्छा घर देखकर मेरी शादी तय कर दी है। 3 दिन बाद मेरी शादी है। क्या तू इतनी जल्दी शादी कर रही है? अब हम तेरे बिना कैसे रहेंगे यार?
हम विदेश जा रहे हैं और यहाँ तेरी शादी हो रही है। आंटी के हाथ के पराठे, हमारा साथ में घूमना, बातें करना, साथ में हंसना रोना, ये सब हमें बहुत याद आएगा। याद तो मुझे भी बहुत आएगा। मैं भी तुम दोनों को बहुत ज्यादा मिस करूंगी। अगर हो सके तो विदेश से लौट कर आओगी तो मिल जरूर लेना मुझसे। अगले दिन प्रीति और निधि फ्लाइट से अब्रॉड चली जाती हैं तो वहीं सोनम के हाथ अपने सजना के नाम की मेहंदी लग रही थी। शादी के अगले दिन से ही सोनम अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधे पर ले लेती है। सोनम की सास बड़ी ही खड़ूस थी, जो कि गरीबी के कारण कंजूसी का व्यवहार करती थी। एक दिन सोनम जब दिन का खाना बनाने रसोई में जाती है तो उसकी सास कुंती उससे आकर कहती है, ये तू क्या कर रही है? अब फिर से खाना क्यों बना रही है? रात की सब्जी खत्म हो गई है क्या? माँ जी, 2 कटोरी सब्जी रखी हुई है लेकिन वो बासी है। आप रात की सब्जी खाओगे क्या? इसीलिए खाना बनाने जा रही थी। कोई जरूरत नहीं है दोबारा खाना बनाने की। इस 1 कटोरी से मैं और तू थोड़ी थोड़ी खा लेंगे और 1 कटोरी तू मेरे बेटे सुधीर के लिए रख दे। माँ जी, लेकिन आज उनकी छुट्टी है और वो कुछ अच्छा खाना चाहते हैं। अच्छा, मेरे उस नालायक बेटे ने अभी महीने की तनख्वाह लाकर मुझे नहीं दी जो मैं उसे ये सब पकवान खिलाऊं। अब मैंने जो कहा है उतना ही कर। जी माँ जी। अपनी सास के इस तरह के व्यवहार को देखकर सोनम अपने मन में सोचती है, उफ, ये सासू माँ तो कितनी कंजूस है, रात की सब्जी खाने को कह रही है। अब किन ख्यालों में खोई है? जा रात की सब्जी गरम कर दे और 4 रोटी लगा ले उसके साथ। कुंती इसी तरह सोनम बहू से बहुत ही कंजूसी और हिसाब से खाना बनवाती, लेकिन कुंती को कुछ भी कहने की हिम्मत न तो सोनम में थी और न ही उसके पति सुधीर में। अगर कभी सोनम से कुछ गलती हो भी जाती तो कुंती उसे दुनिया भर की बातें सुना देती। दिन पर दिन गरीबी के कारण कुंती में बहुत ही कंजूसी आ गई और ऐसे ही एक दिन घर का सारा राशन खत्म हो जाता है और खाने के लिए ना तो अन्न का एक दाना होता है और ना ही पैसे। फिर कुंती सोनम से कहती है, अरे मोरी मैया, खाली पेट तो मेरे पेट में बड़ा ही दर्द हो रहा है। अरे सोनम बहू, एक काम कर, लाला की दुकान से जाकर कुछ राशन उधार ले आ, नहीं तो भूख के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे। मेरे बेटे का काम भी सही से नहीं चल रहा, जो अब ये दिन देखना पड़ गया। अब जल्दी जा, मेरा मुंह क्या देख रही है? जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। सोनम लाला की दुकान पर जा ही रही होती है कि तभी उसकी टक्कर गाउन पहनी 2 लड़कियों से होती है। उसके हाथ में पकड़े हुए दाल चावल जमीन पर गिर जाते हैं, साथ ही उन लड़कियों के तोहफे भी उन पर गिर जाते हैं। एक तो वैसे ही सामान इतनी मुश्किल से मिला है और अब उसे भी गिरा दिया। अरे सोनम, तूने अपना क्या हाल बना लिया है? और क्या तेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है जो तू इतना सा राशन लेकर जा रही है? हाँ, दरअसल वो उनका काम आजकल ठीक से नहीं चल रहा है ना, इसीलिए थोड़े पैसों की तंगी हो गई है। लेकिन तुम दोनों इस गांव में कैसे? हम दोनों तुमसे ही मिलने आई हैं यहाँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों मुझसे मिलने आई। चलो आओ, मेरे ससुराल आओ मेरे साथ। उसके ससुराल की हालत देखकर निधि और प्रीति सोच में पड़ जाती हैं। अरे ये तो सोनम के घर से भी ज्यादा गरीब है, पता नहीं वो बेचारी कैसे गुजारा कर रही होगी। देखिए माँ जी, कौन आए हैं? ये दोनों मेरी बचपन की सहेलियां हैं। अच्छा, ये तो दिखने में बड़े ही अमीर घर की लगती हैं। जी माँ जी। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। सोनम उनके लिए चाय बनाती है तो कुंती रसोई में आकर सोनम से कहती है, अरे ये क्या, बड़ी मुश्किल से तो राशन उधार लाए हैं, इस चाय में तू और पानी मिला। वैसे भी तेरी सहेलियां अच्छा खाना ही खाती होंगी, अगर एक दिन थोड़ा मिलावट वाला खा लेंगी तो फिर क्या फर्क पड़ जाएगा। जी माँ जी। और ये बिस्कुट भी कम कर, सिर्फ 4 ही ले जा, 2 खा लेंगी दोनों। माँ जी, अब आज तो ये कंजूसी छोड़ दीजिए। तभी निधि चुपके से ये सब देख लेती है लेकिन कुछ कहती नहीं। कुछ देर बाद सोनम उनको चाय देती है जिसे पीकर वो कहती है, अरे वाह, तूने तो बड़ी अच्छी चाय बनाई है। अच्छा वैसे कैसे कट रहे हैं तेरे दिन? बहुत अच्छे। अच्छा ससुराल है मेरा, पति और माँ जी मुझे बड़ा प्यार करते हैं। बस कर सोनम, कितना झूठ बोलेगी? अभी अंदर तेरे साथ तेरी सास ने जो हरकत की है वो मैंने अपनी आंखों से देखी है। तेरी सास तुझे कितना प्यार करती है हमें पता चल गया। तूने इस छोटे से घर को भी कितने अच्छे से संभाल रखा है। जो भी है, जैसे भी है, अब यही मेरा घर है। अच्छा देखो, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से आलू के पराठे बनाए हैं। हाँ, माँ जैसा तो नहीं बना पाई लेकिन फिर भी कोशिश की है। वो दोनों पराठे खाकर खुश हो जाती हैं।
तभी वहां कुंती आ जाती है। अरे मोरी मैया, ये आलू के पराठे कब बनाए? आलू कहीं खत्म तो नहीं कर दिए? जरूर ज्यादा आलू भरे होंगे तूने। माँ जी, पड़ोसन से आलू उधार लेकर आई हूँ। उस उधार को तेरा बाप चुकाएगा क्या कर? अब बस भी कीजिए माँ जी, इतना कंजूसपना भी अच्छा नहीं होता। मैं मानती हूँ कि गरीबी है, लेकिन कम से कम सोनम के साथ ऐसा बर्ताव तो मत कीजिए। और मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसने कभी आपको परेशान नहीं किया होगा। खुद को बदलिए, नहीं तो कंजूसी के चक्र में लोग अपनी जान तक दे देते हैं। माफ कर दो बच्चों, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। पति की मौत के बाद गरीबी के जंजाल में ऐसी फंसी कि कंजूसी को ही आदत बना लिया। लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अच्छा, अब हम चलते हैं माँ जी। नहीं, रुको बेटी, पहली बार हमारे घर आई हो, अपना सगुन तो लेती जाओ। कुंती बक्से में से 2 साड़ियां निकालकर उन दोनों को देती है। वही निधि और प्रीति 50,000 की रकम सोनम को मदद के तौर पर देती हैं, जिससे उसका पति अपना काम खोलता है, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे आने लगते हैं और घर की हालत अब काफी अच्छी हो जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।